हाँ बेटा, ये माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। हाँ बेटा, कल आप सभी ने एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था, है ना? तो आपने शायद इसकी पहली एक्सरसाइज कर ली होगी, सभी बच्चों ने कर ली है, सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज। यस यस सर। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में डाउट है? यस, इज देयर एनी डाउट इन फर्स्ट एक्सरसाइज? नो सर। ओके नो सर। बेटा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट का। सो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, अपनी बुक्स ओपन कर लोगे तो भी समझ में आएगा, और मैं यहाँ से जो समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकता है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे इस पे बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, ठीक है? सीबीएसई की एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे आना ही है, मतलब तय है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है? तो ध्यान से समझना। तो डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, है ना? मतलब क्या हुआ कि आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को भी ट्रांसपोज फॉर्म में लिख दूं, है ना? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम डिटर्मिनेंट को सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट की रो कॉलम को बदल दें, मतलब अगर ये जैसे मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है और इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया है, तो इस डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन से आंसर आ रहा है -28, ठीक है? ये सिंपल सॉल्यूशन है, पहली रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड किया हुआ है। तो कल आप लोगों ने किया होगा तो देख लो जरा, 2 पहला होगा 0 -20, फिर माइनस ऑफ -3 -42 -4 5 इंटू 30 -0, तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है -28। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो रो है, ये जो इसकी पहली रो है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा, इसकी जो दूसरी रो है उसको मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा, और इसकी जो तीसरी रो है उसको मैं तीसरा कॉलम बना दूंगा। तो अब मेरा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे दिखने लगेगा, देख लो जरा ध्यान से। ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब इसको मैंने कह दिया डेल्टा डैश, ठीक है? रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए मैंने इसके, तो रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अब इसको एक्सपांशन करता हूं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग, तो पहला एलिमेंट लिया 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाली इस डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना है, तो क्या होगा? 0 -20। फिर 6 के करस्पॉन्डिंग मुझे किसको सॉल्व करना पड़ेगा? 6 के करस्पॉन्डिंग में सॉल्व करूंगा 3 इंटू -3 इंटू -7, तो हो जाएगा +21, और 5 5 जा 25, तो ये हो गया -25। तो ये हो गया 6 इंटू -4 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट वाले में मुझे जो 1 के करस्पॉन्डिंग में इस वाले स्मॉल सब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा -12 -0। तो अब यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई -40, ठीक है? दूसरी वैल्यू आ गई -24, और ये आ गई -12। -40 और -12 ये दोनों मिलके हो गए -52, और ये हो गया +24। ये जो माइनस होता है तो ये भी आंसर कितना आया? -28। तो देखो ध्यान से, जो हमने पहला वाला आंसर निकाला था पहले वाले डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन से, वो भी -28 आया, दूसरे वाले से भी -28 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, सारी रो को सारे कॉलम से बदल दें और सारे कॉलम को सारी रो बना दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना, क्या होती है? चेंज नहीं होती, है ना, अनचेंज रहती है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज अनचेंज्ड। इज दैट क्लियर बेटा? एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टी? यस, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सभी को क्लियर है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी? चलो नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। इफ एनी टू रोज और कॉलम, अच्छा, जो चीज रो पे कर सकते हैं वो कॉलम पे भी हो सकती है, इसलिए ब्रैकेट में और लिखा है, मतलब हम रो की जगह कॉलम पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है?
तो क्या लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम इफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। क्लियर है? तो अभी जो पहला एग्जांपल था, है ना, जो हमने पहला एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे डिफाइन किया था, जो शुरुआत में भी मैंने एग्जांपल लिया था, उसको एक बार और देख लो उस डिटर्मिनेंट को ध्यान से, और चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर दो इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, एक रफ में इसको नोट कर लो। तो देखो इस डिटर्मिनेंट को नोट कर लो आप फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ। यस, कर रहे हैं बच्चे नोट? यस सर। ओके, नोट कर लिया सभी ने? यस, हाँ ठीक। तो अब देखो इसको आपने नोट किया, तो मेरी ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर आता हूं मैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ any two rows of a determinant are interchange then the sign of determinant is change। मतलब अब जो आपने जो डिटर्मिनेंट लिखा था वहां पे, वो डिटर्मिनेंट ये वाला लिखा था, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, C1 कॉलम को C2 कॉलम से इंटरचेंज कर दिया। मतलब C1 कॉलम की जगह मैं कौन सा कॉलम लिखूंगा, C2 कॉलम लिखूंगा। तो ये देखो मैंने C2 कॉलम पहले लिख दिया और ये C1 कॉलम बाद में आ गया। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट की कॉलम इंटरचेंज किए हैं, वैसे आप रो भी कर सकते थे। ठीक है, तो कॉलम इंटरचेंज किए तो नया डिटर्मिनेंट बना, उसको मैंने नाम दिया डेल्टा1। ठीक, अब उसको देखो ध्यान से, मैंने इस डेल्टा1 को एक्सपांड कर रहा हूं, तो -3 के पहली रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपांड करूंगा तो पहला एलिमेंट है -3, तो यहाँ पे पहला डिटर्मिनेंट ये लिखूंगा 6 4 1 -7। फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 0 5 4 -7, तो ये लिखा हुआ है। फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका सब डिटर्मिनेंट होगा 0 6 5 1, तो ये हो गया 0 6 5 1। तो अब डेल्टा1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू 6 7 -42 -4, तो ये हो गया -46। वैसे ही हो गया 0 -20, ठीक है, और ये हो गया 0 -30। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया -46 इंटू -3 मिलके हो गया 138, ये हो गया प्लस का 40, और ये हो गया 35 सा 150 माइनस का 150। चलो बेटा इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 138 और 40 मिलके हो गया 178, में से 150 गया तो ये आंसर कितना आया, 28। ध्यान से देखो, जो पहला डिटर्मिनेंट था कौन सा, ये वाला, इसका आंसर कितना था, -28, और अब जो मैंने इसके कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो आंसर कितना आया, +28। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसकी रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो क्या चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, मतलब बाकी वैल्यू सेम रहेगी, अगर -28 आंसर आ रहा है तो अगले में वो कितना आने लगा, +28 आंसर आने लगा। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? यस, एनी डाउट हियर? हाँ बेटा, किसी को डाउट है कोई यहाँ पे? नो सर। ओके, तो वैसे ही हम रो को भी इंटरचेंज कर सकते थे, किसी भी दो रो को इंटरचेंज करोगे तो भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है ना, अगर आप दो रो को इंटरचेंज करोगे तो अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अब ध्यान से समझना, इस अभी आपने ये डिटर्मिनेंट बनाया ना, इंटरचेंज होने के बाद ये डिटर्मिनेंट बना आपका। अब अगर इसमें फिर से आप कुछ चेंज करते हो, ठीक है, अगर फिर से रो कॉलम चेंज करते हो तो आंसर, अभी इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर +28 था, तो अब फिर से वो क्या हो जाएगा, वो -28 हो जाएगा। तो ध्यान समझना, आपने कितने चेंज किए, एक तो ये किया और एक और आपने अगर और कोई दूसरा चेंज किया तो वो, तो आंसर हमेशा क्या करेगा, माइनस साइन उसका चेंज होते रहेगा। जितने आप चेंजेस करोगे उतने उसके ऊपर साइन बदलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लो चाहो तो, आप क्या लिखोगे कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसमें चेंज क्या होता है, -1 की पावर n, ये चेंज का फॉर्मूला है, -1 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ चेंजेस। n बराबर 1 है तो मतलब आप 1 इंटरचेंज कर रहे हो, n बराबर 2 है तो आप 2 इंटरचेंज कर रहे हो, n बराबर 3 है तो आप 3 इंटरचेंज कर रहे हो। 3 इंटरचेंज पे वैल्यू नेगेटिव, 2 इंटरचेंज पे वैल्यू फिर से वही पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इंटरचेंज जितने करोगे -1 की पावर n के हिसाब से इस डिटर्मिनेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इसके बाद एक
नेक्स्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। उसको आंख बंद करके जीरो लिख दो अगर उसमें दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो, इसमें पहली रो और तीसरी रो एक जैसी है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100% जीरो होगी। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो हम इस पहली रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा 1 3 2 3, ठीक है। फिर -2 इंटू क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट के अक्रॉस 2 3 3 3, तो ये हो गया। फिर इस 3 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, 3 के अक्रॉस हो जाएगा दिस 2 1 और 3 2। अब इसको किया 3 - 6 6 - 9 और 4 - 3, तो ये हो गया बेटा -9 -2 इंटू -3 +6 और +3, तो कितनी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी समझ में आई। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन अ डिटर्मिनेंट इफ टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, दो रो और दो कॉलम, तो ऐसा डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 के बराबर होता है। क्लियर है बेटा, ये इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है ना। इसकी एक सब प्रॉपर्टी भी है जिसको मैंने प्रॉपर्टी 4 कहा, ये एक्चुअली आपको बुक में नहीं लिखी है, तो ये इसको हम सब प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो ऊपर वाले की। ये क्या कहती है कि अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो, है ना, देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। ध्यान समझना, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे देखो एक डिटर्मिनेंट में पहली रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो ये इसका आंसर भी जीरो आएगा। इसकी तीसरी रो के सारे एलिमेंट जीरो है इसलिए जीरो आएगा। इसके पहले कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो आएगा। इसके दूसरे कॉलम के एलिमेंट जीरो है तो जीरो आएगा। ठीक है, मतलब ध्यान समझना, जो जीरो है ना वो एक लाइन में होना चाहिए, या तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो में होना चाहिए, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर कॉलम में होना चाहिए। क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि अगर कहीं एक जीरो यहाँ दिखा, एक जीरो यहाँ दिखा और एक जीरो यहाँ दिखा तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए, इसलिए इस प्रॉपर्टी में कहा है कि एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, ठीक है, मतलब एक ही रो या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो के बराबर है तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसी से ये प्रॉपर्टी बनी है। उसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमारा ये जो डिटर्मिनेंट जो पहले हमने एग्जांपल लिया था उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -28, ठीक है। अब अगर आप इसकी किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने सपोज यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इस रो में, तो ये वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा -140। ठीक, अगर सपोज आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी -56, या अगर आपने इस कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये वैल्यू हो जाएगी -56। ठीक, तो इसका मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, उतने टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर है, ये कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ बेटा, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब एक चीज ध्यान से समझना, आपके पास सभी के पास बुक होगी तो जरा पेज नंबर 108 पे आओ। यस सर। हाँ, पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन नंबर 4 कल आपने सॉल्व किया होगा 4.1 का। यस सर। किया था ना, 3 टाइम्स ऑफ ए, है ना, पहले मैट्रिसेस दे रखा है वहां पे, है ना। तो जो मैट्रिसेस में जो 3 था, जो स्केलर था, वो क्या होता है मैट्रिसेस में, वो हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई में होता है ना। क्लियर है, मतलब मैट्रिसेस में वो जो था वो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट की एक खासियत रहती है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई स्केलर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कहीं भी किसी भी एक रो या एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो वो इस फोर्थ प्रॉपर्टी के कारण ऐसा है। क्लियर है,
तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि अगर आपने किसी मैट्रिसेस में स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो है ब्रैकेट जैसा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का सिंबल है दो लाइनें बनी हुई है, मतलब मॉड्यूलस साइन का जो सिंबल है वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो जब मैट्रिसेस में जब मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जाती है और वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसलिए कहा कि ध्यान से देखो, जब आपने उसमें 3 में a का जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर रो में और हर कॉलम में, मतलब हर एलिमेंट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और जब आप 3 को कॉमन निकालोगे तो 3 बार कॉमन आएगा, क्योंकि वो पहली रो में से भी आएगा, दूसरी में से भी आएगा, तीसरी रो में से भी आएगा। तो 3 बार कॉमन आया तो 3 की पावर 3 बाहर आया। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो देख लो, इसलिए उसका आंसर वहां पे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है ना, यही प्रूफ में। यस तो वो इसी प्रॉपर्टी के कारण है कि अगर मैंने यहाँ इसमें इस वाले, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, फिर यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से पहली रो में से 3 कॉमन निकला, दूसरी रो में से 3 कॉमन निकला और तीसरी रो में से 3 कॉमन निकला, ठीक है। तो 3 बार कॉमन निकला तो बाहर वो 27 टाइम्स जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक। तो अभी हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो कि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो एलिमेंट जो शुरुआत में हमने डिटरमिनेंट एक्सपांड किया था उसका आंसर था -28। अब मैंने इसकी जो दूसरी रो है ना, ये इसकी दूसरी रो है, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करने पे रो क्या हो गई 12 और 8, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन करता हूँ, तो पहले इस फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपांशन कर रहा हूँ, तो 2 के करस्पॉन्डिंग पहला सब डिटर्मिनेंट ये बनेगा, -3 के करस्पॉन्डिंग सब डिटर्मिनेंट बनेगा 12 1 8 7, और 5 के करस्पॉन्डिंग जो सब डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये वाला सब डिटरमिनेंट बनेगा। क्लियर यहाँ तक बेटा? इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये हो गया 0 -40, ये हो गया -+3, और ये हो गया 12 7 84 -8, फिर उसके बाद 5 हो गया तो 60 -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो रहा है -80 -276 और 300, ये जब ऐड करता हूँ तो ये होता है -356, ये हुआ +300, ये दोनों माइनस होके कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू -56। तो देखो हमने डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, ट्वाइस ऑफ डेल्टा के बराबर आ गई, क्योंकि हमने इसकी रो में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू भी डिटर्मिनेंट की डबल हो गई। ये प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट बेटा इस प्रॉपर्टी में? नो सर। चलो इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहा है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, 2 और मोर, है ना, 2 से ज्यादा के फॉर्म में भी हो सकता है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी जो पहली रो है वो 2 टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस है, a1 + x1 या माइनस भी हो सकता था, है ना, a2 + x2 या a2 - x2 भी हो सकता था, a3 + x3 और a3 - x3 भी हो सकता था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो। मतलब जो हमारी पहली टर्म है वो 2 टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस है, और बचे हुए एलिमेंट क्या है, b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज है, ठीक। तो हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब क्या लिखा, पहले आया, देखो पहला जो एलिमेंट था वो a1 a2 a3, ये आ गया a1 a2 a3, और जो बचे हुए बाकी जो एलिमेंट है ना, बाकी एलिमेंट ये बच गए तो ये एज इट इज आ गए, ये यहाँ पे एज इट इज आ गए, तो ये पहला एलिमेंट एज इट इज, फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आ गया बाहर, ठीक, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। उसके बाद इसके जो सेकंड एलिमेंट है x2 x1 x2 x3, वो ये यहाँ पे आ गया x1 x2 x3, और इसके साथ फिर इस डिटर्मिनेंट के जो बचे हुए एलिमेंट, मतलब वही b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब वैसे उसने क्या कहा था, मोर टर्म, मतलब इसमें अगर 3 टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 टर्म ले ली, तो पहली वाली टर्म है a1 x1 y1 b1 x2 y2 c1 x3 y3,
तो अब देखो डिटर्मिनेंट की जो पहली टर्म है उसमें a1 b1 c1 के साथ ये आ गया, फिर x1 x2 x3 के साथ फिर ये आया, देखो ये वाला पार्ट, फिर y1 y2 y3 के साथ फिर से यही पार्ट आ गया। तो ये देखो, तो हमने इसको तीन पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तीन फॉर्म थे एक्सप्रेशन के, है ना। तो मतलब रो को भी आप इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हो, या कॉलम से भी इसको आप अलग अलग कर सकते लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए, देखो ध्यान से, ये वाले एलिमेंट मतलब ये दो कॉलम के एलिमेंट सब में यहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये दो कॉलम के एलिमेंट सब में एक जैसे हैं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, पहला कॉलम सब में चेंज हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे दो रो एक जैसी है, और चेंज क्या हो रही है, जो पहली रो है उसके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो किसके फॉर्म में है, वो दो टर्म के सम या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। वैसे ही अभी एक क्वेश्चन आएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैंने उसको यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 और 1 प्लस पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब, और तो हमने पहला डिटर्मिनेंट क्या बनाया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, तो ये पहला डिटर्मिनेंट। फिर प्लस के साथ क्या बनेगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, है ना। तो देखो ध्यान से, मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें पहले दो कॉलम एज इट इज रहे, है ना, और चेंज क्या हुआ, आखिरी वाला पार्ट इसमें चेंज हुआ। ये कोई डाउट इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है यहाँ। यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, समझ में आया ये पार्ट? अब तो सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अभी अब हमारी 6 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, क्या कहा है छठी प्रॉपर्टी में, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट देन equimultiples of corresponding element of other row or column and are added, then value of determinant remain the same। मतलब जो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया था ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो मेरा मैंने पहली रो, ये वही डिटर्मिनेंट है जो मैंने शुरुआत में लेके चला हूं, इसका आंसर आप सबको मालूम है, वो आया था -28, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में मैंने एक ऑपरेशन यूज किया, क्या ऑपरेशन यूज किया कि R1 पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, है ना। तो उस ऑपरेशन को मैंने यहाँ एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है। R1 क्या है बेटा, 2, ठीक है, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, ये R3 है मेरा। फिर दूसरी, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ऑपरेशन हमेशा कैसे लगेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, -3 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, और 5 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, -7। वैसे ही अगर ये ऑपरेशन में कॉलम पे लगाता तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता, 2 का -3, 6 का 0 और 1 का 5, या इन दोनों पे लगाता तो -3 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, 0 का 4 और 5 का -7। तो ये समझ में आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो उसके नीचे है या उसके पैरेलल है वही आपस में प्लस या माइनस होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ 1, -3 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ 5 और 5 ऑफ -2 टाइम्स ऑफ -7। पहला एलिमेंट क्या बना, -2, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या बना, -3 -10, और तीसरा एलिमेंट क्या बना, 5 + 14, ठीक है। तो अभी हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 -13 + 19, तो ये पहली रो हमारी चेंज हो गई। अब इस पहली रो के करस्पॉन्डिंग इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट तो 0 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है, सब डिटर्मिनेंट है, वो कौन सा है, ये वाला। फिर -13 के करस्पॉन्डिंग जो सब डिटर्मिनेंट है वो है 6 1 4 -7, और 19 के करस्पॉन्डिंग जो सब डिटर्मिनेंट है वो है 6 1 और 0 5। क्लियर। तो अब इसको एक्सपांड किया तो पहला तो 0 से मल्टीप्लाई किसी का भी करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए पहला एलिमेंट बन गया 0। फिर माइनस ऑफ -13, तो माइनस माइनस हो गया +13, 6 7 -42 और माइनस कितना हो जाएगा 4।
फिर प्लस 19 इंटू 6 5 सा 30 माइनस 0, तो ये हो गया -46 में 13 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है -598, और जब 19 में 30 का मल्टीप्लाई करते हो तो 19 3 सा होता है 57, मतलब 570। 598 में से ये गया तो आंसर कितना आया -28। तो जो आपने शुरुआत में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी क्या था -28 था, मतलब हमने ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाया तो ये वैल्यू इसमें क्या हुई, चेंज नहीं होती है, वो सेम ही वैल्यू रहती है। मतलब एक्चुअल इन ऑपरेशंस को क्यों लगाया जाता है डिटर्मिनेंट पे, तो उसका कारण ये है कि इन ऑपरेशन को लगा के, जैसे अभी तो यहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेंट था, इसको आप डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब बड़ी वैल्यू आते हैं या इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाती है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो इन ऑपरेशंस की जरूरत हमें पड़ती है जिससे कि हम डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर सकें, और उसमें मैक्सिमम जब जीरो आ जाते हैं तो उसका एक्सपांशन या उसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है और हमारी वैल्यू इजीली निकल जाती है। इसलिए ये छठी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। सभी को समझ में आ रहा है ये पार्ट? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। आयुष राठौर क्लियर है? यस सर। यस। और कौन कौन है अभी? सर मुझे आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। ये दिख नहीं रहा है क्या? नो सर। सब बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। शिवांशु अभी प्रॉब्लम है? यस सर, अभी भी प्रॉब्लम है सर। एक बार मैं कॉल रिकनेक्ट करके आता हूँ। हाँ देख। चलो बेटा आगे बढ़े। चलो तो अब आपकी एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है? तो अब 4.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हाँ देखो बेटा 4.2, शिवांशु ज्वाइन हो गए? यस सर, हो गया, विजिबल है सर। हाँ तो चलो एक्सरसाइज 4.2 ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, यस फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें प्रूफ करना है। ये सारी देखो ध्यान से समझना, जो भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आता है उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई रहती है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस लाइन को कभी भी स्किप मत करना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, राइट, या वी हैव टू प्रूफ, राइट। तो यूजिंग वी हैव बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी हैव टू शो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपांशन करके भी आप 0 ला सकते हो। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपांशन करोगे तो आपको बहुत सारी अलजेब्रिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर 0 आ जाएगा, नो डाउट, है ना। लेकिन ये जो 6 प्रॉपर्टी आपको दे रखी है इसका यहाँ पे यूज होता है और उससे कितनी आसानी से डिटर्मिनेंट 0 होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी हमने LHS लिख दिया, इसका ये LHS लिखा है मैंने और उसको डेल्टा के बराबर मान लिया, ठीक। अब मैं जो पहला ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं C1 कॉलम पे ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, C1 + C2, क्योंकि ये छठी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की आप किसी भी 2 कॉलम या 2 रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कुछ मल्टीपल करने के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो भी डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज होता है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे कि हमने अभी ये ऊपर एग्जांपल लिखा ही हुआ है, हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाया था और देखा कि इसकी वैल्यू -28 आई थी और इनिशियल जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब भी ये -28 के बराबर ही थी, राइट।
तो अब ध्यान से समझना, हम यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, C1 पे C1 प्लस C2 है ना, दोनों को ऐड किया मैंने। तो दोनों को ऐड करने से क्या हो गया, ये हो गया x प्लस ए, इसका इसमें एडिशन हुआ तो x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। अब इस ऑपरेशन से क्या फायदा हुआ, जरा ध्यान से देखो, ये कॉलम और ये कॉलम कैसा दिख रहा है, हाँ कैसा दिख रहा है, सेम सेम है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, अभी प्रॉपर्टी अभी जो पढ़ रहे थे उसमें सेकंड प्रॉपर्टी में यही लिखा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तो होगी 0। बोलो कोई डाउट? यस सर। है ना, तो हमें No, इसमें sir. एक्सपांशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत हमारा सारा जो काम था वो इस प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी से और दूसरी प्रॉपर्टी से हमने इस डिटरमिनेंट को 0 बता दिया। ठीक, तो इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके किसी भी डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 2 में दे रखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए पहली रो, b माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी दूसरी रो, c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी थर्ड रो। सो मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ पहली रो पे, पहले कॉलम पे भी कर सकता हूँ, सेम ऑपरेशन पहले कॉलम पे भी कर सकता हूँ। तो ऑपरेशन क्या यूज किया, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा बेटा इस ऑपरेशन से, पहली रो में सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो पहली रो में a माइनस बी के साथ दो एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से, b माइनस सी और c माइनस ए, तो ये ऐड हो गए। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी में दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो c माइनस ए और a माइनस बी ऐड हो गया। ठीक है, c माइनस ए में दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से, a माइनस बी और b माइनस सी ऐड हो गया। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? यस, क्लियर है ये पार्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। यस सर। ठीक है, अब Yes, जरा sir. पहली रो से बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। 0 हो जाएंगे तीनों। तीनों 0 हो जाएंगे, और तीनों 0 हो गई तो फिर से वो जो चौथी प्रॉपर्टी का सब पार्ट मैंने लिखा था, क्या था वो, कि सारे एलिमेंट 0 डिटरमिनेंट की एक रो के, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए डिटरमिनेंट की, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बोलो कोई भी डाउट किसी को? चलो ठीक है, अब वैसे ही आप जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कॉपी में नोट करो और फटाफट करो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप नोट करते जाओ और मैं जैसे ऑपरेशन बताते जा रहा हूँ वो लगाते जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट करना। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन की पहला कॉलम दे रखा है 2, 3, 5, दूसरा कॉलम दे रखा है 7, 8, 9 और तीसरा कॉलम दे रखा है 65, 75 और 86। ठीक है, तो हम एक ऑपरेशन लगाते हैं C3 कॉलम पे, तो C3 के बराबर का साइन लगा के, मतलब जैसे यहाँ पे R1 लिखा हुआ है ना, वैसे आप लिखोगे C3 बराबर, क्या लिखोगे, C3 बराबर लिखोगे C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। क्या करोगे, C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, तो अब ऑपरेशन ध्यान रखना, किस रो पे लगा रहे, किस कॉलम पे लगा रहे हो आप, थर्ड कॉलम पे लगा रहे हो। तो पहले दो कॉलम को चेंज नहीं करना है, पहले दो कॉलम एज इट इज लिख दो। तो पहले दो कॉलम 2, 3, 5, 7, 8, 9 एज इट इज लिख देंगे, लिख दिए? Yes, sir. चलो अब ऑपरेशन का C3 कॉलम का पहला एलिमेंट बताओ क्या हो जाएगा, 65 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 2. फिर 75 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 3. गुड। 86 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 9 कितना हो गया, 5 हो गया 5। जरा देखो Yes, sir. C1 कॉलम और C3 कॉलम कैसा आइडेंटिकल दिख रहा है, Yes, sir. तो क्या होना चाहिए डिटरमिनेंट, 0. हो गया 0। कोई डाउट, बोलो कोई डाउट इसमें, Yes. सभी को आ रहा है समझ में? No, sir. चलो नेक्स्ट लिखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में तो नोट कर लेना, लेकिन जब तीसरा कॉलम लिखोगे तो उसमें उस ए बी सी का मल्टीप्लाई करके लिखो। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखो। पहला कॉलम तो है 1 1 1, फिर क्या है बेटा बी सी सी ए और ए बी, और तीसरा कॉलम में बोलूंगा वो ध्यान से समझना। आप ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी सॉरी, फिर क्या आएगा बी सी प्लस ए बी, और फिर क्या आएगा ए सी प्लस बी सी आएगा ये। तीसरा कॉलम फिर देखो क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया तीसरे कॉलम के। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, अब तीसरे कॉलम पे फिर से ऑपरेशन लगाएंगे C3 पे। C3 पे ऑपरेशन लगाओ, C3 प्लस C2। तो ऑपरेशन लगाने के बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को तो एज इट इज लिख दो, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो। तीसरे कॉलम को क्या लिख दोगे? तीसरे कॉलम को आप लिखोगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, फिर बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, और फिर ए सी प्लस डी सी प्लस ए बी। लिखा गया आपने तीसरे कॉलम को? यस सर। अच्छा, तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट पर एक जैसे दिख रहे हैं क्या? यस यस सर। हाँ, और बाकी लोगों के तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। तो क्या इस एलिमेंट को इस पूरे कॉलम में से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं? यस सर। तो इस कॉलम में से अगर मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन निकाल लिया तीसरे कॉलम से। तो आप ध्यान समझना, पहले दो कॉलम तो एज इट इज लिख देते हैं 1 1 1 बी सी सी ए बी। जरा आप बताओगे ये एलिमेंट कॉमन होने के बाद अब क्या बचा यहाँ पे? तीसरे कॉलम में क्या बचा? ये कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा? यस, कोई भी? हाँ गुड, 1 1 1, ठीक है ना? अरे बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बाहर आ गया ना, तो अब बचा क्या? 1 1 1। तो क्या हुआ? यस। क्या हुआ? दो कॉलम क्या है? आइडेंटिकल, ठीक है? C1 and C3 are identical. Then what is value of determinant is 0। 0। क्लियर है? पार्ट क्लियर है? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक। तो बेटा इसी तरीके से थोड़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना? अभी कल और करवाएंगे क्वेश्चन ऐसे ही, अभी कल हम यही एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी आप क्या करना, जो इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल से एक बार गो थ्रू हो जाओ कि एग्जाम्पल में देखो वो क्या कर रहा है, मतलब ये ऑपरेशन किस तरीके से यूज कर रहा है ना? तो उनके आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, और ये जो आज का मैं मटेरियल भेज रहा हूँ इसको भी एक बार ध्यान से देख लो, है ना? इसको नोट कर लो एक बार। तो ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन अगर आपको एक बार आ गए, अच्छा बहुत बार मुझसे जब मैं पढ़ाता हूँ ना क्वेश्चन, तो अक्सर चैप्टर जब शुरू होता है उसके बाद जब आप करने भी लगते हो तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन क्या लगना है। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें कैसे ऑपरेशन लगा रहे हैं सर, कैसे ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बेटा ये पार्ट आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, है ना? मतलब अभी आपका चैप्टर का शुरुआत है, तो इसलिए चैप्टर की शुरुआत में हो सकता है आपको ऑपरेशन मैं जो बता रहा हूँ वो करो, है ना? अच्छा, दूसरी एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि जो मैंने ऑपरेशन लगाए हैं वो कोई वही ऑपरेशन नहीं लगेंगे, आपके कुछ और भी ऑपरेशन लग सकते हैं, ठीक है, और उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन पर्पस जो है ऑपरेशन लगाने का वो ये है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट है वो रिड्यूस होना चाहिए, वो सिंपल फॉर्म में आना चाहिए, और उसका एक्सपेंशन आसानी से होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन तब तक लगाना है जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए, मतलब वो प्रॉपर्टीज हमें तब तक यूज करना है, वो जो 6 प्रॉपर्टी दे रखी है ना, उन प्रॉपर्टी को इस मैनर में यूज करना है कि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए, ठीक है? तो ये चीज इसमें ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मैंने जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, जैसा मेरा आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना R1 + R2 + R3,
तो इसकी जगह आप इस ऑपरेशन की जगह कोई C1 + C2 + C3 भी कर सकता था, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो उससे पहला कॉलम 0 बन जाता। तो ऑपरेशन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लेकिन आपको उसको स्ट्राइक कर जाए और आप बहुत आसानी से उसमें दूसरे ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आप इन चीज़ों की धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आप अपने आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लगोगे। ठीक है, तो बस सिर्फ इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू हो जाओगे, उतने ज़्यादा आप ऑपरेशन अच्छे से लगा सकोगे। ठीक है, तो आज आपको क्या काम करना है, जो 6 प्रॉपर्टी है उसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, और जो इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं और जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने किस तरीके से किए हैं उसको एक बार आप देखोगे। ठीक है, ठीक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैट्राइसेस का एक टेस्ट प्लान कर रहा हूँ मैं अभी, 1-2 दिन में, आज कल तो नहीं लूँगा, लेकिन आने वाले 2-1 दिन में मैं आपको टेस्ट लूँगा उसका। तो अब टेस्ट कैसे लेना है, वो ऑनलाइन टेस्ट एक गूगल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा मैट्राइसेस में। ठीक है, जो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना, उस पूरे चैप्टर में से ही सारा टेस्ट का फॉर्म बनेगा। एक एक जरा से 1 वर्ड आंसर रहेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको आपको अटेंड करना रहेगा। कुछ 20-25 मिनट का टेस्ट हो सकता है। ठीक है, Yes. ठीक है। Yes. Yes, sir. ओके, तो समझ में आया आज का सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, जो जुड़ नहीं रहे हैं, अभी भी 12 बच्चे मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। तो जो नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप बोलो कि वो अटेंड करें रेगुलरली, ताकि उनको फ़ायदा होगा इससे, है ना। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे नहीं हैं अभी, तो आप उनको, जैसे आज कबीर नहीं है, ठीक है, तो आप इन लोगों को सबको बोलो कि ये अटेंड करें, क्योंकि कल इंस्ट्रक्शन हमें मिले हैं कि अगर क्लास फ्रूटफुल रहती है तो ये सारे चैप्टर एक जनरल व्यू हम क्लासरूम में लेंगे, है ना, और हम आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। Yes, sir. Yes, चलो Yes, ठीक sir. है बेटा। Yes, sir. ओके, तो ये अच्छे से करेंगे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। thank you, sir.